आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अध्याय 6 फर्म का विघटन। इसमें देखेंगे सेक्शन 39 से 55 तक। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग ऐसे करके। तो देखो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है उसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो सेक्शन 39 में दिया हुआ है कि जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनके बीच जो पार्टनरशिप है वो अगर खत्म हो जाती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्म का विघटन या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या है कि सभी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उनका वो अगर खत्म हो जाए तो उसको बोला जाता है फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब यहाँ एक केस है संत दास बनाम शिव दयाल का। संत दास वर्सेस शिव दयाल, AIR 1971 बॉम्बे 237 का केस है। तो इसमें भी इसी चीज को बताया है कि जो पार्टनर्स है उनके बीच में अगर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो गया, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समझा जाता है ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जैसे अगर एक कोई फर्म है उससे कोई पार्टनर बाहर निकल गया, उसके बाद क्या रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक फर्म बना है, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म नहीं होगा, वो एक नया फर्म होगा। तो ये चीज क्लियर कर लेना। अब उसके बाद देखो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है इन चीजों को देखेंगे। तो किस किस टाइप से हो सकता है। तो फर्स्ट है आपका बाय एग्रीमेंट, करार द्वारा। दूसरा है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। और तीसरा है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो ये फोर्थ पॉइंट है इच्छाधीन भागीता की सूचना द्वारा भंजन, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। और फिफ्थ पॉइंट है आपका बाय कोर्ट। तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 44 में, जिसमें बताया है कि अगर कोई जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, या फिर क्या है कि स्थायी रूप से अगर वो ऐसे हो जाता है कि वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है, या मिसकंडक्ट है उसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, या फिर उसका कुर्की हो जाता है, उसका जो अंश है उसका कुर्की हो जाता है तब, या और कोई जैसे कोई कारोबार कर रहे हैं जो बेनिफिशियल नहीं है फर्म के लिए तब हो जाता है ना। या फिर क्या है, कोर्ट को अगर ये लगता है कि और कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण किसी फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तब भी डिसोल्यूशन हो जाएगा इस करके। तो इन चीजों को आज, ये था इंट्रोडक्शन, इन चीजों को हम पढ़ेंगे आपके डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। तो देखो जो 39 है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बताता है। तो जो सेक्शन देखेंगे हम 39 से लेके 55 तक का देखेंगे। तो आयुष, तो यस देखो सर। इसको, हाँ 39। देखो एक चीज देखो, किसी सेक्शन को जब तुम लोग रीड करोगे उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस चीज का कि उस सेक्शन में क्या बताया है, ठीक है। तो देखो ये जो सेक्शन 39 है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बताया है कि फर्म का विघटन कैसे होता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे होता है तो उस चीज में आपको ये लिखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो 39 में क्या बताया है कि कैसे होगा डिसोल्यूशन जो है। चलो, Dissolution of a firm. The dissolution of partnership between all partners of a firm is called the dissolution of the firm. ठीक। सरोज, फैजान, 39। यस सर। और सब भागीदारी फर्म बन आता है। हो गया सर। देखो जो 39 है वो क्या बोलता है कि फर्म के विघटन के बारे में बताता है कि फर्म के सब भागीदारों के बीच भागीदारी का जो विघटन है
है ना, वो फर्म का विघटन कहलाता है। तो भागीदार जो है उनके बीच में जो भागीदारी है वो अगर समाप्त हो जाती है तो यहाँ पे ये समझा जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है। ठीक है बच्चे लोग, आप लोग क्या करे करो कि क्लास में जब आते हो ना तो ईयरफोन यूज किया करो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्लियर है सबको? अब देखते हैं सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 अशीति सिंह। Yes, sir. Dissolution by agreement. A firm may dissolve with the consent of all the partners or in accordance with a contract between the partners. ठीक है फैजान। यस सर, ये स्लाइड में दिखा रहा अच्छा, वो नेटवर्क कमजोर होगा। करार द्वारा विघटन फर्म सब भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच अन्वेषित की जाएगी। ठीक है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू है यहाँ पे। आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं है? नहीं सर। तो इधर ठीक है, तुम और बाकी किसी आवाज आ रही है क्लियर? घाटे No, sir. Clear नहीं है। सर कट रही है आवाज। हाँ सर। अच्छा रीलॉग इन करके एक बार मैं, ठीक है। ठीक है सर। सर फिर से आएंगे। सबकी आवाज कट रही है यार, मेरे में तो। मेरा टावर ही नहीं आ रहा है। मेरे में भी सबकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। ठीक। अब आ रही है सर। हाँ सर। सर आ रही है। ठीक 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 है ना। तो सेक्शन 40 देख रहे थे कि इसमें डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट जो है वो बताता है कि करार द्वारा विघटन कैसे होगा ऐसे करके। तो फर्म सब भागीदारों की सहमति से, तो सब पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा या फिर क्या बोलता है भागीदारों के बीच जो संविदा हुई है उसके अनुसार विघटित की जा सकेगी, है ना, डिसॉल्व की जा सकेगी ऐसे करके। तो ये था सेक्शन 40, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो ये वैवश्य विघटन है। तो यहाँ पे देखो ये जो 41 है, सेक्शन 41 जो है वो बताता है कि आवश्यक रूप से मतलब कंपलसरी जो डिसोल्यूशन है वो कैसे होगा। तो उन कारणों को इसमें बताया गया है जिसको देखेंगे। तो संजना 41। Yes, sir. Compulsory dissolution. A firm is dissolved by the adjudication of all the partners or all of
or of all the partners but one is insolvent, or B, by the happening of an event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट भी पढ़ दो। Yes, sir. Provided that where more than one separate adventure or undertaking is carried on by the firm, the illegality of one or more shall not of itself cause the dissolution of the firm in respect of its lawful adventures and undertakings. ठीक, फैजान, सेक्शन 41। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ क्लियर है। व्यावसायिक विघटन, फर्म विघटित हो जाती है सब भागीदारों के या एक के सिवाय अन्य सब भागीदारों के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने से अथवा किसी ऐसी घटना के घटित होने से जिससे फर्म का कारोबार चलाना या भागीदारों का उसे सर नेक्स्ट स्लाइड भागीदारों का उससे भागीदारी में चलाना विधि विरुद्ध हो जाए, परंतु जहां की फर्म द्वारा एक से अधिक पृथक उद्यम या उपक्रम चलाए जा रहे हों, वहां किसी एक या अधिक की अवैधता मात्र फर्म के विधिपूर्ण उद्यमों या उपक्रमों के बारे में फर्म का विघटन कारित नहीं करेगी। ठीक, अब देखो क्या देखा हमने कि पहला जो ए दिया हुआ है वो क्या बोलता है कि जो एक को छोड़ के, देखो एक इंसॉल्वेंट होगा तो क्या होगा उससे कि वो पार्टनर नहीं रहेगा फर्म का, जो चीज अपन पहले पढ़ चुके। अब यहाँ पे देखो कि अगर दो पार्टनर है तो एक इंसॉल्वेंट हो गया तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर 3 पार्टनर्स हैं, एक नहीं होता है, बाकी 2 लोग अगर होते हैं तो 2 लोग मिनिमम चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पहला चीज ये बोलता है कि एक पार्टनर के छोड़ अगर सभी के सभी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो डिसॉल्व हो जाएगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोलती है, जो बी है वो ये बोलता है कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि जो बिजनेस चलाना है, फर्म का जो बिजनेस चलाना है वो, या फिर क्या है कि जो पार्टनर्स जिस बिजनेस को चला रहे हैं वो क्या हो जाए, अनलॉफुल हो जाए। ठीक है, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। अब जो प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट है वो क्या बताता है कि अगर सोच के देखो कि कोई ऐसा फर्म है जो 2 से ज्यादा काम कर रहा है, मतलब एक से ज्यादा काम कर रहा है। अब एक जो है क्या होता है, ये जो बी वाला कंडीशन है वहां पे ये देखते हैं अपन कि अगर एक काम जो है उसको चलाना थोड़ा सा कठिन हो गया है या वो काम नहीं चल पा रहा है, या फिर जो काम वो चला रहे थे वो अनलॉफुल हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्या नहीं होगी, केवल वो जो काम है वो काम को बंद कर दिया जाएगा, या वो मतलब उस काम को बंद किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा काम है या और कुछ काम वो चला रहे थे, तो इस कारण यहाँ पे डिसोल्यूशन जो है कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? सर ये वाला जो लास्ट है ना, प्रोवाइडेड दैट, उसका एक एग्जाम्पल बताओ ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक फर्म है वो ये बोलती है कि हमको ना गुटखा बेचना है। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक मिनरल वाटर बनाते हैं। एक काम उनका ये है कि वो मिनरल वाटर के लिए पार्टनरशिप करते हैं बनाने के लिए, और दूसरा ये है कि वो क्या करते हैं, तंबाकू वाला गुटखा जो है ना वो बनाने के लिए वो एक अलग से फर्म वही है, लेकिन ये 2 काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि गुटखा बैन हो जाता है। ठीक है, तो बैन हो जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो कंपलसरी डिसोल्यूशन में ये प्रोविजन दिया हुआ है ना कि अनलॉफुल हो गया, वो जो गुटखा बनाने वाला जो काम है वो तो अनलॉफुल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो फर्म है वो 2 काम कर रही थी, तो ये काम जो है वो अनलॉफुल हो गया, तो ठीक है ये बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरा काम था उनका मिनरल वाटर बनाने का या बॉटलिंग का काम था, तो ये जो काम है या दूसरे और भी काम, तो जो अनलॉफुल हो गया वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी जो लॉफुल काम है वो चालू रहेंगे। क्लियर? ठीक है सर। हाँ ठीक, अब देखो 42 सेक्शन 42 बोलता है
कि डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, किन्हीं आकस्मिकताओं के कारण होने पर विघटन। तो कुछ ऐसे जो सेक्शन 42 जब आप पढ़ोगे तो बताता है कि टाइम पीरियड के बारे में, टर्म के बारे में बताता है कि टर्म से रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बाद क्या बताता है कि जो आपका वर्क है, ठीक है, एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स हैं, उनके बारे में प्रोविजन करता है, उसके बारे में बताता है कि कब ऐसा होगा तो डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद बताता है डेथ के बारे में बताता है, जो सी वाला है, ठीक है। और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो बताता है इंसॉल्वेंसी के बारे में। तो इन सब चीजों में जो यहाँ पे आपका ये हो, अगर ऐसे इससे रिलेटेड कोई घटना घट जाती है तब डिसोल्यूशन हो जाएगा। उस चीज का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 42 में बताया है, ठीक है। तो आशीति सिंह, सेक्शन 42। Yes, sir. Subject to contract between the partners, a firm is dissolved. A. If constituted for a fixed term by the expiry of that term. B. If constituted to carry out one or more adventurous or undertakings by the completion thereof. C. By the death of a partner. And D. By the adjudication of a partner as an insolvent. ठीक। सरोज 42। किन्हीं आकस्मिकताओं के विघटित होने पर विघटन भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन यह है कि फर्म विघटित हो जाती है यदि वह किसी नियमित अवधि के लिए गठित की गई हो तो उस अवधि के अवसान से यदि वह एक या अधिक सर ऊपर कीजिए प्रथमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उसके पूर्व हो जाने से किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने से और किसी भागीदार के दिवालिया नाउमीनेट किए जाने से। ठीक है। तो अब देखो जो चीजें मैं बताया था उन्हीं चीजों को यहाँ पे बताया गया है। तो चीजें जो है वो क्या है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या प्रोविजन किया है, आपका जो डीड बना हुआ है पार्टनरशिप डीड में, उसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ है, उसके अंडर ये चीजें होंगी कि फर्म विघटित हो जाती है, मतलब डिसोल्यूशन हो जाता है अगर, तो ये कंडीशंस दिए हुए हैं कि अगर क्या है कि टाइम पीरियड के लिए बनाया था, फिक्स टर्म के लिए रखा हुआ था आपने, अगर वो पूरा हो जाता है तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या है कि आप एक से मतलब जैसे आप एडवेंचर्स या फिर अंडरटेकिंग्स है ना, ये काम अगर पूरा हो जाता है तब वो हो जाएगा टाइम पीरियड, मतलब वो काम अगर पूरा हो जाता है तो। थर्ड जो सी बताया हुआ है वो क्या बोलता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हो जाएगा, ठीक है। और किसी भागीदार के दिवालिया हो जाने पर, ठीक है, बाय द एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट। तो ये जो चीजें, चार चीजें ये दी हुई हैं, तो इसको नोट करके रखना, थोड़ा सा आईएमपी है ये। तो ये चारों चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सर जैसे एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर डिसोल्यूशन होगा या नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि जब डेथ हो गई जिस पार्टनर की उसको इंटरेस्ट तो मिलता है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। नहीं तो आप, अरे तो वहां पे वही है ना कि किसके अंडर है, देखो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म है ना। आपने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि अगर ये प्रोविजन नहीं किया था कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट होके वो अगर फर्म काम करते रहेगी तो ठीक है। अगर आपने वैसा प्रोविजन वहां नहीं दिया हुआ है तो ये जनरल प्रोविजन जो 42 लागू हो जाएगा वहां पे। ठीक है सर। ठीक है, मतलब देखो ये सब चीज अंडर है किसके, आपने ये जनरल प्रोविजंस दिया हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक कुछ चीजें रखे हुए हो, ठीक है, आप यहां तक जितनी भी चीजें पढ़ रहे होगे ना उसमें दिया होगा, देखो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट, ये सब चीजें दी हुई है। मतलब आपने क्या स्पेशली लिखा हुआ है, अपना क्या डीड साइन किया है उस पर डिपेंड करता है। और अगर वहां नहीं लिखा ये प्रोविजन, ये क्लॉज अगर वहां पे नहीं है इससे रिलेटेड, कि अगर आपने क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने बस ये लिखा हुआ है कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम ये काम करेंगे, तो वो काम जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होता है या टर्म वो पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका डिसॉल्व हो जाएगा वो। अगर आपने ये प्रोविजन लिखा हुआ है
कि इतने समय तक काम करेंगे, उसके बाद कुछ दूसरा काम करेंगे या फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी प्रोविजन दिया होगा, ठीक है, उसके अनुसार चलेगा वो। और अगर आपने नहीं दिया हुआ है तब ये जनरल प्रोविजंस लागू होंगे। ठीक, क्लियर? कि डाउट है? डाउट है तो पूछो। नो सर, क्लियर। सर जैसे इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट है, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, तो उसमें हाँ। जैसे एक ही पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होगा तो भी डिसॉल्व हो जाएगा क्या वो? अरे तो वही क्या बोला मैं, तो ये जनरल प्रोविजन तब लागू होगा ना जब आपके पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। अच्छा, इस चीज के बारे में आप पीछे भी प्रोविजन पढ़े हो कि अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, हाँ तो क्या हाँ है कि वो पार्टनर नहीं रहेगा, वो तो सीधी सी बात है कि वो पार्टनर रहेगा ही नहीं। लेकिन आपने हाँ पार्टनरशिप डीड में क्या लिख के रखा है कि इंसॉल्वेंट अगर हमारा कोई एक पार्टनर होता है, तो जनरली लिखता ही है ना आदमी कि अगर कोई हाँ इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसको निकाल के, ठीक है, या जो भी सेटलमेंट करके हम बिजनेस आगे बढ़ाएंगे या बिजनेस को बंद कर देंगे, आप लिखे तो रहोगे ना अपने डीड में, तो वो हाँ अप्लाई होगा। और अगर कुछ नहीं लिखे हुए हो, ठीक है, इसके बारे में अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है डीड में, तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक आदमी अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली तो वो पार्टनर रहेगा ही नहीं, और आपका जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाएगा, तो हाँ डिसॉल्व सर हो मैं जाएगा। हाँ ठीक है, अगर प्रोविजन नहीं है तो ही ना, एक चीज को हाँ याद रखना, अगर ठीक आपने लिखा हुआ है तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ लिखने का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो क्लॉज दिया हुआ है इससे रिलेटेड तो वो अप्लाई होगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि और डाउट है कोई? नहीं सर, हो गया। जी, अब देखो सेक्शन 44। सेक्शन 44 बोलता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, इच्छाधीन भागीदारी का सूचना द्वारा विघटन। तो ये 43 जो है वो पढ़ो, हाँ बच्चे भी नहीं दिख रहे ज्यादा। अशीति 40 Yes, नहीं sir. 40, हाँ 43। Yes, sir. Section 43, dissolution by notice of partnership at will. Number 1, where the partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intentions to dissolve the firm. Second, the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution, or if no date is mentioned, as from the date of communication of the notice. ठीक, फैजान का सूचना द्वारा विघटन, जहाँ की भागीदार इच्छाधीन है वहाँ किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सब भागीदारों को फर्म विघटित कर लिखित सूचना दिए जाने द्वारा किया जा सकेगा। सेकंड। सर सेकंड भी पढ़ना है क्या? फर्म उस तारीख से जो उस, सर नेक्स्ट। तो सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है, यदि कोई तारीख नहीं दी हुई है तो उस तारीख से जिसको सूचना संसूचित की गई है विघटित हो जाती है। ठीक है, तो क्या चीजें बोलता है 43 जो बताता है, वो क्या बोलता है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल है जब, तब डिसोल्यूशन जो है वो कैसे होगा। तो इसमें कोई भी पार्टनर जो है वो क्या कर सकता है कि डिसोल्यूशन का अपना इंटेंशन है वो रिटर्न नोटिस दे देगा, तो ऐसे विघटन किया जा सकता है, डिसोल्यूशन किया जा सकता है। और सब सेक्शन 2 में ये बताया हुआ है कि सूचना विघटन की तारीख, ठीक है, क्या बोलता है कि फर्म उस तारीख से जो उस सूचना में विघटन की तारीख दी हुई है कि जब विघटन मतलब इस दिन डिसॉल्व कर दिया जाएगा ऐसे करके, तो उस तारीख से हो जाएगा। और अगर वहां पे कोई डेट मेंशन नहीं किया हुआ है तो उस तारीख से होगा
कब वो डेट देखा जाएगा? जिसको सूचना संसूचित की गई है विघटित हो जाती है। तो जैसे दूसरे पार्टनर को दिया है और उसको मिल जाती है वो सूचना, ठीक है, वो नोटिस अगर उसको मिल जाता है तो उस तारीख से वो विघटित डिसॉल्व हो गया है फर्म, ऐसे समझा जाए। क्लियर हुआ? सर सेकंड वाला एक बार और बताइए। ठीक है, सेकंड वाले में बात क्या बोलता है कि उस कब से डिसॉल्व, देखो पहला वाला जो पार्ट था वो बताया कि कैसे डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब उस तारीख को कब डिसॉल्व हो गया ये भी तो मतलब समझने वाली बात है कि कब डिसॉल्व हुआ है, ऐसे माना जाएगा ना। तो अब उस नोटिस में अगर ये तारीख दी हुई है कि इस तारीख का विघटन हो जाएगा ऐसे करके, या इस तारीख को विघटित किया जाएगा, तो वो तारीख समझी जाएगी। और अगर वहां पे तारीख मेंशन नहीं किया हुआ है, तो जैसे मैंने मान लो सामने वाले को नोटिस दिया कि हम डिसॉल्व कर देंगे अपना जो फर्म है वो ऐसे करके, तो जब सामने वाले को उस नोटिस मिल जाएगा तो उस दिन से ये समझा जाएगा कि उस जिस तारीख को सामने वाले को सूचना मिली है उस तारीख से फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया, ऐसे समझा जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो इसको अभी मैं जिसको रीड करने बोलूंगा ना वो क्या करना कि एक एक क्लॉज पढ़ते जाना, ठीक है, पूरा कंप्लीट मत पढ़ना, एक ऐसा थोड़ा सा डिस्कस करके चलेंगे आगे। तो देखो यहाँ जो 44 है एक्चुअल में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट बताता है, ठीक है। कोर्ट में जब सूट फाइल होता है तब कोर्ट किन किन ग्राउंड्स पे डिसॉल्व कर देगा फर्म को, उन चीजों को बताकर। तो पहली चीज बताता है अनसाउंड माइंड के बारे में, दूसरा जो चीज है वो इनकैपेबिलिटी के बारे में बताता है पार्टनर्स के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो मिसकंडक्ट के बारे में बताता है, और है ना ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के बारे में बताता है, लॉसेस के बारे में बताता है, और फिर अदर ग्राउंड्स बताए हुए हैं जिसमें अगर कोर्ट को ये लगता है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए फर्म को तो अदर ग्राउंड्स बताया हुआ है। मतलब कोई भी चीजें अगर कोर्ट ये समझता है कि हाँ नहीं अब इस फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो उसको अगर वो क्या लगता है जस्टिफिकेबल लगता है तो वो क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो 44 जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। तो ये ऊपर की चीज मैं पढ़ देता हूं, बाकी आप क्लॉज एक एक बच्चा करके पढ़ेगा। और अब एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, एक जो बच्चा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो, अलग अलग बच्चे एक हिंदी पढ़ रहे हैं एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं ऐसे मत करना, ठीक है। देखो, एट द सूट ऑफ द पार्टनर द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो जो ग्राउंड्स हैं वो बताए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो पहला देखो, संजना गोयल ए। Yes, sir. That a partner has become of unsound mind, in which case the suit may be brought as well by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner. सर हिंदी में भी पढ़ना है? हाँ सर ऊपर वो सेक्शन 43 ओपन है। ठीक। यह कि कोई भागीदार विकृतचित हो गया है जिस दिशा में उस व्यक्ति के जो विकृतचित हो गया है वाद मित्र द्वारा वाद वैसे ही लाया जा सकेगा जैसे कि दूसरे भागीदार द्वारा। ठीक। तो इस चीज में क्या बताया कि अनसाउंड माइंड अगर हो जाता है कोई व्यक्ति, ठीक है,
तो वो क्या करेगा, वाद मित्र द्वारा क्या कर सकता है कि सूट फाइल कर सकता है नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसका वो। तो मतलब यहाँ वाद मित्र का मतलब ये होता है, देखो ये जरूरी नहीं होता है कि जब आपका वाद मित्र हो वो जरूरी है कि कोई वकील ही हो ऐसे, ठीक है। किसी पर्सन को जो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको भी आप बना सकते हो, बन सकता है। तो वो क्या करेगा कि उसको वैसे ही पावर्स होते हैं जैसे एक पार्टनर सूट फाइल कर सकता है, वैसे ही पावर उसको भी होगा। तो यहाँ पे अनसाउंड माइंड के ग्राउंड पे डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो सकता है। तो ये क्लियर हो गई चीज। अब नेक्स्ट देखो, सौरभ श्रीवास्तव बी। Yes, sir. That a, that a partner other than the partner suing has become in any way permanently incapable of performing his duties as partner. यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, भागीदार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है, इनकैपेबिलिटी के बारे में बताता है कि यह कि कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न है, तो जिसने केस मतलब सूट फाइल किया है उस अदर देन मतलब उससे अलग होना चाहिए, और क्या है कि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो नहीं पालन कर सक रहा है। ठीक है, क्यों? असमर्थता के कारण, इनकैपेबिलिटी के कारण वो क्या है, अपने जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है उनकी, उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये दूसरा ग्राउंड बनता है कोर्ट के लिए कि वो डिसॉल्व कर सकता है फर्म को। क्लियर? अब देखें सी, तो सी पढ़ो धीरज साहू। See that a partner other than the partner suing is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially. क्या ऊपर कितना? Carrying on. Of agreement relating to the management of the affairs of the firm, of the conduct of its business are. कौन सा पार्ट पढ़ रहे सर हो? सेक्शन डी पर देखिए। सर डी नहीं पढ़ना है क्या? बी तो हो गया ना, सी करना था। हाँ सर, तो सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि यह कोई भागीदार जो वाद लाने वाले भागीदार से भिन्न हो आचरण का दोषी है, जिससे कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उस कारोबार के चलाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। तो अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पे भी क्या है कि जो सूट फाइल किया है उससे, है ना, उसने वो सूट फाइल किया है कि डिसॉल्व कर दिया जाए ऐसे करके, तो वहां पे जो कंडक्ट है किसी उस पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर का, जिससे क्या है कि जो बिजनेस आप चला रहे हो उसके नेचर को देखते हुए ऐसे लगता है कि कुछ प्रभाव जो पड़ेगा, मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि थर्ड ग्राउंड बनता है जिसमें डिसॉल्व किया जा सकता है फर्म को कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डी, भूमिका घाटे। That a partner other than the partner suing commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business, or sir next slide, relating to the business that it is not reasonably practicable for the other partners to carry on the business in partnership with hint. हिंदी में सर पीछे स्लाइड डी से है ना, पीछे तो कर दिया हूं। अच्छा ये है। यह कि कोई, हाँ हाँ सर वही है।
यह कि कोई भागीदार जो लाने वाले भागीदार से भिन्न हो, ऐसे करारों का भंग जानबूझकर या बार-बार करता है जो फर्म के कामकाज के प्रबंध या फर्म के कारोबार के संचालन से संबंधित हो या अन्यथा उस कारोबार से संबंधित बातों में अपना ऐसा आचरण रखता है कि उसके साथ भागीदारों में वह कारोबार करना दूसरे भागीदारों के लिए युक्तियुक्तः साध्य नहीं है। ठीक, तो क्या ये क्लियर हो गया ये चीज कि उसका जो कंडक्ट है वो ऐसा है कि मतलब सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे उन लोग एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मिसकंडक्ट हो रहा है किससे, जो सूट फाइल किया है उसको छोड़ के बाकी जो पार्टनर हैं या कोई एक पार्टनर है उसका कंडक्ट ऐसा है कि इन लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक ग्राउंड बनता क्या है तुम्हारा कि वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो है वो बार बार करता है, ठीक है। मिसकंडक्ट वाला ऊपर था सी का, यहाँ पे क्या है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के बारे में बोलता है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ठीक है, बार बार क्या कर रहे हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता जाता है। तो ये एक नेक्स्ट ग्राउंड बनता है कोर्ट के लिए कि वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्लियर? सौरभ श्रीवास्तव E. Yes, sir. That a partner other than the partner suing has in any way transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be changed under the next provision of Rule 49 of Order 21 of the first schedule to the Code of Civil Procedure 1908 or has allowed it to be sold in the recovery of areas of पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, arrears of land revenue, areas of land revenue or of any dues recoverable as arrears of land revenue due by the partner. ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट में ये समझो कि क्या करता है कि वो अपना इंटरेस्ट अगर किसी को ट्रांसफर कर देता है या उसका कुर्की हो जाता है, उसका जो पार्ट है ना उसके लिए कुर्की आदेश निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय में क्या करेगा कि फर्म को डिसॉल्व करने का अगला ग्राउंड मिल जाता है किसको, कोर्ट को, ठीक है। अभी सीपीसी वगैरह पढ़े नहीं हूँ डिटेल में तो अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये रखो ऐसा याद, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है एफ। नेक्स्ट पढ़ो ज्योति साहू। आवाज आ रही है? आयुष शुक्ला नेक्स्ट एफ पढ़ दो। That the business of the firm cannot be carried on at a loss or हिंदी में सर बैक करो ना सर, ये एफ ये है च जो लिखा हुआ है ना वही है। यह कि फर्म का कारोबार हानि उठाए बिना नहीं चलाया जा सकता अथवा, ठीक, बस यही रुक जाओ। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो और लॉस होना तय है, ठीक है, या आपने अगर आगे बिजनेस किया तो बिजनेस जो है वो लॉस में ही जाएगा, तो ऐसा ग्राउंड अगर मिलता है तो भी कोर्ट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है फर्म। नेक्स्ट अशिति सिंह जी। Yes, sir. On the ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved. 6. किसी अन्य ऐसे आधार पर जिसने इस बात को
न्याय संगत और साम्यपूर्ण बना दिया है कि फॉर्म विघटित कर दी जाए। ठीक। हिंदी में सर हिंदी में भी पढ़ दी हो गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या लगता है कि कोर्ट को अगर ये लगता है कि और कोई ऐसा कोई रीजन आता है कोर्ट के सामने में, ठीक है, कि कोर्ट को ये लगता है कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो ये अदर ग्राउंड्स में आएगा जिसमें कोर्ट डिसॉल्व कर देगा फर्म को। तो ये क्लियर हो गया 44 जो है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। ठीक है, किसी को डाउट है? क्यों? ठीक है, जो ई वाला पॉइंट है ना वो थोड़ा सा देख लो कि अगर कोई पार्टनर जो है वो अपना जो उसका हिस्सा है उसको या तो ट्रांसफर कर देता है या कुर्की होने देता है या बिकने देता है, ये 3 कंडीशन है उसमें। ठीक है, कि किसी भागीदार ने अपने हिस्से का हस्तांतरण कर दिया हो, ट्रांसफर कर दिया हो, कुर्की होने देता है अगर उसको, या तो फिर बिकने देता है। तो ऐसे सभी कंडीशन में क्या होगा कि कोर्ट को क्या मिल जाता है, एक ग्राउंड मिल जाता है कि वो डिसॉल्व कर सकता है फर्म। ठीक है, और कोई डाउट है? क्यों, आगे बढ़े? नो सर, नहीं है डाउट। ठीक है, सेक्शन 45, ये प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट बाद में पढ़ना संजना गोयल। 45 Yes, sir. Liability for acts of partners done after dissolution. Notwithstanding the dissolution of a firm, the partners continue to be liable as such to third party for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution until public notice is given of the dissolution. ठीक है, ये क्लियर है कि जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो क्या करेंगे? हिंदी में पढ़ी? नहीं, क्यों? हिंदी में भी पढ़ू सर? पढ़ना ही है, अब सब बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। ठीक है सर। विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व। 1. फर्म का विघटन हो जाने पर भी जब तक विघटन की लोक सूचना न दे दी जाए, भागीदार उनमें से किसी के द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य के लिए जो विघटन से पहले किया जाने पर फर्म का कार्य फर्म का कार्य होता पर व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नाते दायी बने रहेंगे। तो ये जो लायबिलिटी है वो समझ में आया कि नहीं आया? जब तक पब्लिक नोटिस नहीं निकलेगा तब तक फर्म डिसॉल्व नहीं है ऐसा समझा जाता है। तो इस बीच में अगर कोई पार्टनर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या है कि पूरा का पूरा फर्म जो है वो लायबिलिटी को थर्ड पार्टी की मतलब लाइबल होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। हाँ, तो पब्लिक नोटिस जब तक नहीं निकाल दिया जाता है तब तक डिसॉल्यूशन हो गया ऐसा नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रोवाइडेड दैट वाला पार्ट पढ़ो। Provided that the estate of a partner who dies or who is adjudicated an insolvent or of a partner who, not having been known to the person dealing with the firm to be a partner, retires from the firm, is not liable under this section for acts done after the date on which he ceases to be a partner. तो कौन कौन से पार्टनर के लिए अप्लाई नहीं होगा? एक तो जो जिसकी डेथ हो गई है, दूसरा जो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, और तीसरा आदमी क्या है जो ये मतलब सामने वाले के नॉलेज में नहीं होती ये चीज कि वो पार्टनर अब नहीं रह गया है ऐसे करके, ठीक है, या रिटायर हो गया है, मतलब कोई भी कंडीशन रहे उसमें तो वो सामने वाले के नॉलेज में नहीं रहता है,
तो उसका जो क्या है, ठीक है, तो वो उसके लिए अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए लायबिलिटी नहीं आएगी उसके ऊपर में। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज। अब देखो सब सेक्शन 2 जो है ऑफ सेक्शन 45, इसको क्या बोलते हैं सरोज? तो ऊपर कीजिए। Notice under subsection first may be given by any partner. ठीक, उपधारा 1 पढ़ो ना, उसको हिंदी में भी पढ़ना है बोल रहा हूँ। हाँ सर। उपधारा 1 के अधीन सूचनाएं किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटिस है उसके बारे में बताता है कि कोई भी मतलब कोई भी जो पार्टनर है वो सूचना दे सकता है। ठीक है, डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस जारी कर सकते हैं ना, कोई भी जो पार्टनर है, और सामने वाला है, 2 है, 3 है, तो उसमें से कोई भी पब्लिक नोटिस दे के बता देगा कि भागीदारी अब खत्म हो गया है। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखते हैं सेक्शन 46। सौरभ श्रीवास्तव। Yes, sir. Right of partners to have business wound up after dissolution. On the dissolution of a firm, every partner or his representative is entitled, as against all the other partners or their representatives, to have the property of the firm applied in payment of debts and liabilities of the next of the firm, and to have the surplus distributed among the partners or their representatives according to their rights. विघटन विघटन के पश्चात कारोबार का परिसमापन कराने का भागीदारों का अधिकार। फर्म के विघटन पर हर भागीदार या उसके प्रतिनिधि को अन्य सब भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध यह हक है कि वह फर्म की संपत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के संदाय के उपयोजित नेक्स्ट कराए और अधिशेष भागीदारों या उनके प्रतिनिधियों में उनके अधिकारों के अनुसार वितरित कराए। ठीक है, तो ये चीज क्या बोलता है, सेक्शन 46 है, वो क्या है कि जो पार्टनर है, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है, डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो भी डेट्स हैं, उनकी लायबिलिटीज हैं, उनको पहले चुकाया जाएगा, और अगर उसके बावजूद कुछ रकम बचती है तो वो क्या किया जाएगा कि बाकियों में वैसे ही बांट दिया जाएगा जैसे वो प्रॉफिट्स बांटते थे, उस रेशियो में उनको दे दिया जाएगा इसका। ठीक है, तो जितना जितना उनका शेयर रहेगा उस हिसाब से वो क्या करेंगे, बांट लेंगे इस करके। ठीक है, बाकी का ना कल देखते हैं। ठीक है, 47 तक का आप एक बार और अच्छे से रीड कर लेना, और वैसे नहीं समझ में आए ऐसी कोई बात नहीं लिखी है इसमें, एक्ट में सिंपल है। ठीक है, इस